जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सर आप 11th क्लास को मैथ्स पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे जनवरी फरवरी याद कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? मतलब बेसिकली देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कैलेंडर्स। हैं कैलेंडर्स भी कोई पढ़ता है क्या सर? इसमें पढ़ने वाली क्या बात है? बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है मैनेट ब्रेन्स पे, इंडिया बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, आप यहां पे सारे लेक्चर्स और वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, या फिर हमारी वेबसाइट से, या फिर हमारी ऐप से भी। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक यूज करो, कितनी भी बार सेशंस को देखो, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? मजे की बात। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। हाँ तो सर आप बोल रहे थे कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे आज, जो कि हमारी क्लास 11th का एप्टीट्यूड अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर 3 का एक टॉपिक है। इतने सारे गलियों मोहल्ले से होके फाइनली हम पहुंचे कैलेंडर पे। अब इसमें पढ़ने जैसा क्या है सर? यूं तो हमारे सबके स्मार्टफोन में, गूगल पे, सब जगह पे कैलेंडर मिल ही जाता है। एग्जैक्टली लेकिन ये कैलेंडर काम कैसे करते हैं? मतलब कैसे गूगल बता पाता है कि 25 अप्रैल 1925, जब गूगल था भी नहीं, जब कंप्यूटर्स थे भी नहीं, तब कौन सा दिन था? या फॉर एग्जाम्पल अगर आप रैंडमली डालते हैं कि आज से 15-20 साल बाद कौन सा दिन होगा, किस तारीख को, हाउ कैन गूगल प्रिडिक्ट? इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, कैसे यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, काउंटिंग करते हैं, वो पूरा आज हम समझने का प्रयास करेंगे। अब क्योंकि आप गणित के विद्यार्थी हैं तो ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ऐसा आपसे एक्सपेक्टेड है। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बहुत बार काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, क्योंकि वहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको कैलेंडर के हिसाब से लॉजिकल रीजनिंग का यूज करके बताना पड़ता है कि कौन सा दिन होने वाला है। चलिए, तो कैलेंडर का प्रारंभ करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अपन समझ लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। अ चार्ट और सीरीज ऑफ पेजेस, जैसा कि हम सबके घर में दिखता है, हो सकता है एक सिंगल शीट हो जिसमें सारे मंथ छोटे छोटे आपके बॉक्सेस में हो, या फिर हर एक मंथ का अलग अलग पेज हो। इस तरीके से बनाया हुआ एक ऐसा कलेक्शन जिसमें आपको दिन, हफ्ते और महीने दिखाई देते हैं किसी पर्टिकुलर ईयर के। हो सकता है एक से ज्यादा ईयर के भी दिखाई दे, पर एटलीस्ट एक ईयर के तो दिखाई ही देते हैं। उसे आप सामान्य भाषा में क्या बोलते हो? कैलेंडर। तो भैया इस धरती पे कुछ भी हो सकता है। मतलब मैंने टू बी ऑनेस्ट कभी नहीं सोचा था कि मैं कैलेंडर की भी डेफिनेशन कहीं पे पढ़ूंगा, पर यहाँ पे देखो आपको लिखी हुई मिलती है। चलिए, मॉडर्न कैलेंडर हैव 2 टाइप्स ऑफ कैलेंडर ईयर्स। ठीक है, अब ये आपको पता ही है, मॉडर्न डेज में हमारे ईयर्स 2 तरीके से विभाजित हैं। ठीक है, या तो वो होंगे लीप ईयर जिसमें होते हैं 366 डेज, या फिर वो होते हैं नॉन लीप ईयर या कॉमन या ऑर्डिनरी ईयर जो कि होते हैं 365 डेज वाले। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। हर 4 साल में ईयर्स आते हैं जिनको हम लीप ईयर्स कहते हैं, जैसे 2008 था, 2012 था, 16 था, 20 था, अभी अगला 24 होगा, फिर 28 होगा। ये होते हैं लीप ईयर्स। और जो आपके बाकी ईयर्स है उन्हें आप कहते हैं ऑर्डिनरी, कॉमन या नॉन लीप ईयर, जिसमें 365 दिन होते हैं। अब 365 ही क्यों होते हैं या फिर लीप ईयर में 366 ही क्यों होते हैं, इस बात का जो आपको सिद्धांत है वो पढ़ने को मिलता है ज्योग्राफी में, जहां पे अर्थ के सूर्य के चक्कर लगाने का जो समय है उसको कुछ इस तरीके से विभाजित किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आप ज्योग्राफी के वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन हालांकि आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, अ ईयर इज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पढ़ने को मिली जो कि हमें पता ही नहीं थी। आपको भी अच्छे से भली भांति पता है 12 महीने होते हैं एक कैलेंडर में, देयर आर 12 मंथ्स इन एन ईयर। ठीक है, आपको ये 12 के 12 महीने के नाम और कितने दिन होते हैं उसमें ये याद होना चाहिए। ठीक है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हम सबको पता है। शुरू हमेशा जैन से करना है। ये नहीं कि सर हमारे यहाँ ट्रेडिशनली तो हम लोग अप्रैल से मनाते हैं या मार्च से शुरू करते हैं। देखिए, वो ट्रेडिशंस, कस्टम्स की बात है। ये जो वर्ल्ड वाइड चलता है, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, उसको अपने साथ एडजस्ट करने वाली बात है। ठीक है, ट्रेडिशंस की अलग रिस्पेक्ट है, उनकी अलग वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पे हम जब
एक वर्ल्ड वाइड जो ट्रेडिशन चल रहा है, जो वर्ल्ड वाइड हमारा पैटर्न चल रहा है, उसके साथ चलने की बात है। तो हमारा भी यही माना जाता है कि हर साल हम जब न्यू ईयर पार्टी करते हैं तो भाई दिसंबर 31 को ही रात को करते हो ना। हमारे जब जो ट्रेडिशनल न्यू ईयर्स आते हैं उसमें हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, हम लोग ब्लेसिंग्स लेते हैं अपने बड़ों की, ठीक है, ऑल माइटी की। लेकिन जो पार्टी वाला होता है, जब आप पार्टी करते हैं तो वो दिसंबर 31 की रात को ही करते हैं और फिर 1 तारीख से नया साल, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। 1 फरवरी है जिसमें 28 डेज होते हैं, बाकी सब में 30 से 31 होते हैं। उसमें भी अगर लीप ईयर हो गया तो वो 28 के 29 हो जाते हैं, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो वो कहाँ एडजस्ट होता है? फरवरी में एडजस्ट होता है। आप सबको भली भांति पता है। अगर आप में से कुछ लोगों को याद नहीं है तो एक ट्रिक होती है जो कि हम सब बचपन में स्कूल में पढ़ते हैं, जिसमें हम अपने जो थंब, इसका जो हमारी जो ये है रिस्ट है, ठीक है, इसको ऐसे बंद करके, क्या बोलेंगे इसको अपन, हमारे हाथ को ऐसे बंद करके जो ऐसे पहाड़ बनते हैं ना 2 4 5 इधर ऊपर, यहाँ पे देखो, इनसे भी हम याद करते हैं कि जनवरी इज द फर्स्ट वन, दिस वन इज जनवरी, देन फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वहीं पे वापस एक और बार टैप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कौन सा 30 कौन सा 31 का है वो इससे याद हो जाता है, ठीक है। चलिए ऐसा आप कर सकते हैं, ये ट्रिक आप सबको पता ही होगी मेरे हिसाब से। यहाँ पे अब देखो ये हो गए अपने सारे महीने, आपको अच्छे से याद हो गए। अब महीने के अंदर होते हैं दिन, जिनको हम कहते हैं डेज। अब डेज कहां से शुरू होते हैं? देखो सबसे पहला दिन संडे नहीं लिखा है भैया, मंडे लिखा है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका वीक हमेशा मंडे से शुरू होता है। पर सर हमें तो संडे पसंद है। अब देखो जो आपकी पसंद है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर यहाँ पे जैसा कि हमारा रूल है वैसा ही चलेगा कि मंडे को आप हमेशा अपना वीक स्टार्ट करेंगे। अगर आपने किसी और दिन स्टार्ट कर लिया तो आपका पूरा कैलकुलेशन गलत माना जाएगा। देखो भी लिखा भी है, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज टू स्टार्ट द वीक ऑन मंडे। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से वीक स्टार्ट कब होता है? मंडे को होता है। इसलिए संडे की छुट्टी के बाद हम मंडे को ही स्कूल जाते हैं, ठीक है। वरना अगर आप किसी और दिन स्टार्ट करेंगे हफ्ता तो फिर आपको संडे की छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि छुट्टी हमेशा वीकेंड में आनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। तो चलिए मंडे से वीक स्टार्ट होता है जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं या कोई भी बात यहाँ पे निकाल रहे हैं कि कौन सा दिन क्या होगा, ठीक है। चलिए नोट, वी काउंट द डेज इन ऑर्डर गिवन अबव, ठीक है, जो ऑर्डर दिया गया है, कौन सा वाला? ये वाला, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसी ऑर्डर में काउंट करना है। अपने मन से किसी भी दिन को स्वैप नहीं करवाना है या फिर गलत जगह से स्टार्ट नहीं करना है, वरना आप में से कुछ बोलेंगे कि नहीं सर हम क्यों माने किसी की बात, हम तो ऐसा करेंगे, पर ऐसा आप ना करें। वीक्स आर नंबर्ड 1 to 52 इन अ ईयर। एक साल में सामान्यतः 52 वीक्स होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? एक साल में सामान्यतः 52 वीक्स होते हैं। कितने? 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। इस बात को आपको क्लियर रखना है। चलिए अब इसके बाद देखिए, टू डिटरमाइन वेदर अ ईयर इज लीप ईयर। अब अगर क्या हर साल लीप ईयर होता है? नहीं, कुछ स्पेसिफिक ईयर है जो कि लीप ईयर्स ही कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, एनी ईयर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4 इज नॉट अ लीप ईयर। लीप ईयर कौन नहीं है पहले ये देख लो, कौन है वो तो हम बाद में समझेंगे, पहले कौन है वो देख लो। तो लीप ईयर वो नहीं है जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप 4 से डिविजिबल है तो आप लीप ईयर की कैटेगरी में आएंगे, अगर आप 4 से डिविजिबल नहीं है तो फिर आप लीप ईयर की कैटेगरी में नहीं कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2001, 2002, 2003 और उसके बाद सीधा 2005। 2004 क्यों नहीं आया? क्योंकि वो 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये नहीं करना है कि जैसे ही आपने पीछे 4, 8, 12 देखा या 16 देखा तो फटाफट लीप ईयर बोल दिया। डिपेंड करता है आगे कौन सा नंबर है। जैसे 1916 है, क्या वो 4 से डिविजिबल हो रहा है? या 1920 है, क्या वो 4 से डिविजिबल होगा? इस तरीके से आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल है और कौन सा नहीं है, उसके हिसाब से फिर अपना आंसर बताना है। एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 100 इज अ लीप ईयर। चलिए ऐसा कोई भी साल जो कि डिविजिबल है 4 से, ठीक है, पर 100 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें चेक करनी है, डिविजिबल बाय 4 भी होना चाहिए और 100 से डिवाइड भी नहीं होना चाहिए, तो वो आप लीप ईयर कहते हैं। जैसे 1904, 1908, 1912 एंड सो ऑन। एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 400, ठीक है। 400 का मतलब देखो दो पार्ट हो गए यहाँ पे, डिविजिबल बाय 400 मतलब
4 से भी डिविजिबल और 100 से भी डिविजिबल। तो इसमें आपने 100 से डिवाइड करने वाली बात को हटा दिया था, यहां पे आपने 100 से डिवाइड करने वाली बात को ऐड करके बोल दिया कि यदि कोई ईयर 400 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 4 और 100 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो वो भी लीप ईयर होता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि वो सेंचुरी लीप ईयर होता है। ठीक है, मतलब सेंचुरी का लीप ईयर। ओके, इज दिस क्लियर? जी सर। चलिए, डिविजिबल बाय केवल 4 होगा तो लीप ईयर कहेंगे, डिविजिबल बाय 4 और 100 दोनों होगा तो सेंचुरी लीप ईयर कहेंगे। बेसिकली लास्ट में 2 जीरोस आ जाएंगे तो वो वाले। ठीक है, एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 100। अच्छा, मान लो अगर आप आधे में आ गए, मतलब आपने कहा कि मैं 100 से तो डिविजिबल हूं बट 4 से डिविजिबल नहीं हूं। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 400। अगर आप 4 से डिविजिबल नहीं है तो क्या फिर आप लीप ईयर कहलाएंगे? नहीं, आप लीप ईयर नहीं कहलाएंगे। देखो, लीप ईयर कहलाने के लिए 4 से डिवाइड होना कंपलसरी है, मतलब जस्ट लाइक टेकिंग ऑक्सीजन फॉर अस, डिविजिबल बाय 4 होगा राजा बेटे, तो ही आप कहेंगे कि आप लीप ईयर है। उसमें अगर एक्स्ट्रा 100 से भी डिविजिबल हो गया तो आप सेंचुरी लीप ईयर कहेंगे। केवल 100 से डिविजिबल है, 400 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? उसको आप फिर लीप ईयर नहीं कहेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इज दिस क्लियर? हाँ जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया, स्क्रीन यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 आपको अच्छे से चेक करनी है। ठीक है, और खासकर जो लास्ट में 0 वाले ईयर्स है उनको भी अच्छे से चेक करना है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी तो फिर जिम्मेदारी आपकी रहेगी। ठीक है, चलो यहां पे हम आगे बढ़ जाते हैं। अब ऑड डे की बात आ रही है। ये ऑड डे क्या है? तो जरा इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यही बहुत बड़ा हेल्प होता है हमारा सारे कैलकुलेशन में। देखो, पहली बात तो ये कि यहां पे जब भी ईयर्स की बात करते हैं, जब भी डेज की बात करेंगे, कौन सा दिन क्या होगा, कैलेंडर की बात करेंगे, तो आपका 7 से टेबल जो होता है, जो 7 का टेबल होता है, वो अच्छे से आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर जो स्मॉलेस्ट बंच बनता है डेज का, वो उसको आप एक वीक ही बोलते हैं। ठीक है, तो वीक से फिर ईयर्स बनते हैं, ईयर्स से फिर आपकी सेंचुरी बनती है, तो सबसे छोटे यूनिट आप कह सकते हो कि वीक है। ठीक है, अब वीक में होते हैं 7 डेज, तो हमारी सारी कैलकुलेशन वो 7 डेज के हिसाब से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसलिए डिवाइड बाय 7 होना या डिवाइड बाय 7 करना हमारे लिए बहुत बार कंपलसरी होता है। और जब भी हम पता लगाते हैं कि कौन सा दिन होगा किस पर्टिकुलर डेट पे, उसमें ये 7 वाला फिनोमिना बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए अब यहां समझिए, ऑड डे की कैलकुलेशन हमें करनी है। ऑड डे का यहां मतलब वो इवन और ऑड वाला ऑड नहीं है। ठीक है, ऑड डे का यहां मतलब है कि भैया हफ्ता पूरा होने के बाद या फिर साल के सारे दिनों को हफ्तों में डिवाइड करने के बाद जो बच गया। ठीक है, जैसे एक नॉन लीप ईयर में या ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं। ठीक है, जब मैंने इन 365 दिन को हफ्तों में डिवाइड करना स्टार्ट किया तो आपको यह बात क्लियरली समझ में आ गई कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हुआ, जो हम बंच बना रहे थे उसमें एक एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, तो दैट 1 डे एक्स्ट्रा इज योर ऑड डे। ऑड क्यों है वो? क्योंकि वो किसी भी संगठन का, किसी भी वीक वाले ग्रुप का पार्ट नहीं हो पाया, वो अकेला ही रह गया। तो यहां इवन ऑड का कॉन्सेप्ट नहीं, यहां पे ऑड का मतलब है जो कि पूरे ग्रुप्स में नहीं शामिल हो पाया, बच गया। ठीक है, वहीं अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो भैया उसमें 366 डेज होते हैं, जिसका मतलब ये है कि वहां पे 52 वीक्स तो बन जाएंगे लेकिन 2 ऑड डेज होंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे 2 और ऑड साथ में कैसे आ रहे हैं, क्योंकि यहां ऑड का मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ इवन ऑड वाला फंडा है, डिवाइड बाय 2 वाला फंडा है। यहां पे ऑड का मतलब है जब हमने हमारे डेज को बांटना शुरू किया, लपेटना शुरू किया हफ्तों के जाल में, तो एक दिन एक्स्ट्रा बच गया नॉन लीप ईयर में और 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए लीप ईयर में। तो ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं या एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, इन्हें आप ऑड डेज कहते हैं। ठीक है,
इन अ सेंचुरी दैट इज 100 ईयर्स, 100 साल में क्या होता है? तो सर 100 साल में ये होता है कि 24 होते हैं लीप ईयर और 76 होते हैं नॉन लीप ईयर। ठीक है सर, दिस मीन्स दैट देयर आर कितने? तो सर 24 लीप ईयर के 24 इंटू 2 और 76 लीप ईयर के 76 इंटू 1, इन्हें आप कहेंगे ये होते हैं 124 ऑड डेज। ठीक है, सिंस, अब आगे पढ़ो, सिंस 7 days मेक अ वीक, सो 124 इक्वल्स टू 7 इंटू 17 प्लस 5 दैट इज 5 ऑड डेज होते हैं कुल मिला के। अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि चलो भैया आपने कहा कि नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे, ठीक है बिल्कुल, और लीप ईयर में कितने? तो सर लीप ईयर में हो जाएंगे 2 ऑड डेज। ठीक है, अब होगा ये कि कैलेंडर कभी रुकता तो है नहीं, वो तो आगे बढ़ते जाता है, तो नॉन लीप ईयर के बाद लीप ईयर आते जाएंगे, ऐसे पूरा कॉम्बिनेशन बनता जाएगा और आपके सबके ऑड डेज जुड़ते जाएंगे, है कि नहीं? देखो कैलेंडर में क्या होता है, कैलेंडर में ये होता है भैया कि मान लो अगर दिसंबर 31 को बुधवार था, वेडनेसडे था, तो जनवरी 1 ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये मान लो 2021 की बात हो रही है, मान लो 2020 की बात हो रही है, ठीक है, तो मान लो दिसंबर 31 2020 को अगर वेडनेसडे है तो जनवरी 1 2021 को आपको थर्सडे ही मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब कैलेंडर इज वर्किंग कंटिन्यूअसली। तो इसलिए हम भी जब एक 100 साल की बात करते हैं तो उसके अंदर हम सारे लीप ईयर्स और सारे नॉन लीप ईयर्स को अगर साथ में देखें और ये कोशिश करें कि ये पता लगाने की इसमें कितने ऑड डेज हो रहे हैं, तो संख्या होती है 124, सबकी अलग अलग जब मैंने काउंट करी तो। लेकिन ये 124 भी क्योंकि कंटिन्यूअसली चल रहे हैं तो ये भी कुछ हफ्तों के रूप में दिखेंगे हमको। तो 124 को जब मैंने वीक्स में डिवाइड करना स्टार्ट किया तो मुझे मिला 7 इंटू 17 प्लस 5। तो बिकॉज द कैलेंडर इज कंटिन्यूअस, कुल मिला के एक 100 साल का जो हमारा ग्रुप था 100 ईयर्स में हमें कितने मिले? सर एक्चुअली अगर मैं 100 ईयर्स की बात करूं, सॉरी यहां पे डेज लिख दिया मैंने, तो सर जब मैं 100 ईयर की बात करूंगा और वो नॉन लीप और लीप वाले कैलकुलेशन के हिसाब से चलूंगा तो 100 ईयर्स में 124 होते हैं, लेकिन क्योंकि कैलेंडर कंटिन्यूअस है तो ये 124 भी काफी सारे और वीक्स बनाएंगे, है ना? तो मान लो अगर ऐसा होगा कि किसी ईयर में सैटरडे तक चला गया, संडे रह गया, तो वो किसी दूसरे कैलेंडर का जो अगला वाला होगा उससे ले लेगा एक दिन। तो इस तरीके से गिव एंड टेक करके कुल मिला के लास्ट में 100 ईयर्स के अंदर 5 ऑड डेज बनते हैं। कितने? 5 ऑड डेज। ठीक है, ये क्लियर हो गया? जी सर। तो 5 ऑड डेज कैसे? एक्चुअली अगर हम ईयर वाइज जाएं तो 124 ऑड डेज होते हैं, फिर इसको हमने फर्दर वीक्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि दिन तो हमारे पास है ना, तो हमारे पास बंडल बनाने की ऑप्शन तो है ही हमारे पास, तो उसमें से हमने 17 और बंडल बना के वीक के 5 ऑड डेज रह गए। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक किसी मान लो बड़ी फैक्ट्री में लोग चीजें पैक कर रहे हैं, तो मान लो अगर वो किसी पर्टिकुलर आपने कुछ प्रोड्यूस किया, फॉर एग्जांपल आपने नोटबुक बनाई, अब नोटबुक पैक करने गए तो 5-5 के सेट में हो रही हैं, पर हर एक सेट में 1-2 बच रही हैं, तो जब वो पैक होके साइड हो जाएगी, जो 1-2 बच जाएंगी वो स्वयं 5-5 का पेयर बना के या 5-5 का ग्रुप बना के एक नया पैकेज भी बन सकते हैं, है ना? ठीक वैसे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिन आ रहे थे, ऑड डे जो आ रहे थे हर एक ईयर के, वो आपस में मिल मिल के भी वीक्स बना रहे थे, तो कुल मिला के 5 ऑड डे बच जाते हैं। अब यहाँ देखो ये क्या कह रहे हैं, इफ इन 200 ईयर्स देयर आर 3 ऑड डेज। अब सर ये कैसे पता है इसको, तो ध्यान से देखना, पहले 100 साल में 5 ऑड डेज, दूसरे 100 साल में फिर से 5 ऑड डेज। ये क्लियर? जी सर। तो ये हो गया 5 ऑड डेज। अब अगर मैं इनको जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 200 ईयर्स, और इधर क्या मिलेगा सर? 5 और 5 10 ऑड डेज। फिर से हमारे पास सुविधा है 7 का बंडल बनाने की, 5 थे तो बंडल नहीं बन पाया, लेकिन इस 10 में से 7 का एक बंडल बन जाएगा, तो ये 10 ऑड डेज कुल मिला के फिर हो जाएंगे 3 ऑड डेज के बराबर। तो वो जो एक हफ्ता था वो हमने अपने रेगुलर हफ्तों में शामिल कर लिया, पर 200 ईयर्स में हमें
3 ऑड डेज देखने को मिल रहे हैं। ये आपको सामने कैलकुलेशन भी दिख गया। 10 में से क्या माइनस हुआ, 10 में से 7 दिन कम हो गए क्योंकि 7 का एक ग्रुप बन गया तो उन्होंने उसको बांध के अपने कैलेंडर में यूज कर लिया, तो बच गए 3 ऑड दिन। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 300 दिन की बात करूंगा तो देखो 200 में 3 थे, 300 करेंगे तो इसी में 5 और जुड़ जाएगा, है ना। तो जब आप 300 करोगे, 300 ईयर्स करोगे, 300 ईयर्स करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 1 ऑड डे, है ना। ये क्लियर है जी सर। ये कैलकुलेशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है और ऐसे ही आगे बढ़ना है। 400 सालों में क्या होता है, देखो 400 साल जब हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वी हैव 5 into 4 + 1, ठीक है, दैट इज एक लीप ईयर का जो एक्स्ट्रा डे होता है, ठीक है। ऑड डेज दैट इज 21 ऑड डेज विच इज इक्विवेलेंट टू 0 ऑड डेज। तो जब 400 साल हो जाते हैं, ठीक है, 4 इयर्स का जब एक ग्रुप बन जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें 0 ऑड डेज हो जाते हैं। क्यों सर, क्योंकि देखो ये जो 100 इयर्स है इनके 5 होते हैं, तो अब यहां पे देखो अगर मैं 100 में एक और ऐड करूं 300 में तो वो हो जाएंगे 400 इयर्स, तो 5 और 1 के तो सर 6 ऑड डेज हो गए। आपने 0 कैसे बोल दिया मेरे लाल, वो जो चौथा ईयर होगा वो पक्का से कैसा होगा, वो होगा सेंचुरी लीप ईयर, है ना। तो उसका एक एक्स्ट्रा जुड़ेगा क्योंकि लीप ईयर में 2 होते हैं, है ना। अभी हमने नॉर्मली जोड़ा तो 5 ही जुड़ रहे थे, पर लीप ईयर वाले में क्या हो जाता है, 2 ऑड डेज हो जाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा जुड़ेगा तो वो हो जाएंगे 5 और 2 7, ठीक है। अब आप मुझसे बोलोगे कि सर लेकिन आपने यहां पे जब गिना है तो आपने ऑलरेडी 24 लीप ईयर तो गिन लिए हैं। यस हमने ये, लेकिन जो 24 लीप ईयर गिने हैं ये एक पर्टिकुलर 100 ईयर्स की सेंचुरी के थे, लेकिन जब आप 400 ईयर्स की बात करते हो तो उसमें जो 400वां ईयर है उसका एक एक्स्ट्रा डे जुड़ जाएगा। इज दिस क्लियर जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो वो जो 400 ईयर्स का जो 400वां ईयर है, 400 ईयर है, उसमें एक एक्स्ट्रा डे होगा जो कि यहां पे कैलकुलेट नहीं हो पाया है क्योंकि हम लोग ने ये जो नॉर्मल 100 ईयर्स लिए हैं, ये सेंचुरी कौन सी है, ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, ठीक है। पर लेकिन एक और टाइप का सेंचुरी ईयर होता है जिसे आप कहते हैं सेंचुरी लीप ईयर, जिसमें सेंचुरी भी होता है और लीप ईयर भी होता है, ठीक है, जो लास्ट वाला ईयर होगा वो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इसलिए वो एक दिन एक्स्ट्रा हम लोग अलग से जोड़ते हैं और इसीलिए ये कहा जाता है कि 400 सालों में आपके पास क्या हो जाता है, 0 ऑड डे हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी 1600 हो गया, 2000 हो गया, इस ईयर्स में 0 ऑड डे, पूरा कैलेंडर परफेक्टली फिट बैठता है। क्लियर हो गई ये बात जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ये जितना जल्दी आप याद कर लोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि इन्हीं की मदद से फिर आप जब कैलकुलेशन करोगे तो इजीली आपका आंसर आएगा। अच्छा एक बात और, अभी चल रहा है, मान लो आज का तारीख है या जो भी तारीख है, फॉर एग्जांपल अगर है 5, ठीक है, जून का महीना चल रहा है तो 5/6/2023 की तारीख है मान लो, एग्जाम्पल, ठीक है। या अगर मैं और प्रिसाइज बोलूं तो भैया मान लो 10 तारीख है, लो तो 10/6/2023 की अगर तारीख है आज मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो आज का दिन क्या है, तो सर आज का दिन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10/6/2023 की बात करूं तो वो दिन है सैटरडे, ठीक है। या मैं अगर बात की डेट ले लूं, मान लो अगर मैं ले लूं 15 या 16 तारीख, तो भाई 16/6/2023 को होगा कितना, फ्राइडे, है ना, यही होगा। अब यहां समझना 16/6/2023 को फ्राइडे, ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब पहली सेंचुरी का, अभी देखो 2023 चल रहा है, मैं बोल रहा हूं सबसे पहली सेंचुरी का, सबसे पहले ईयर का सबसे पहला दिन जब हुआ होगा उसको आप हमेशा मंडे लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, मंडे लेके चलते हैं, ठीक है। तो पूरा मामला मंडे से शुरू होता है क्योंकि मंडे हमारा पहला दिन होता है सब जगह पे, ठीक है, हफ्ते का पहला दिन। उसके बाद जब पूरा ये मामला शुरू हुआ होगा तब भी मंडे से ही कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। अब आप जब क्वेश्चंस करोगे आगे तो आपको इसको बेहतर तरीके से समझने में हेल्प होगी। चलिए अब यहां देखिए एग्जाम्पल 1, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि कैसे कैलेंडर के नॉलेज का उपयोग किया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि यदि कहीं लिखा है कि 30 मार्च को, 30 मार्च और साल भी इंपॉर्टेंट है,
2020 में 30 मार्च 2020 को क्या है, मंडे है। अगर ये आपको जानकारी पता है तो बताइए क्या बोल रहे थे कि भैया 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तारीख नहीं पूछ रहा है, वो दिन पूछ रहा है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो यहां पे हमें चाहिए 61 डेज। अब हम क्या करेंगे, हमें 61 डेज को 7 के बंडल में डिवाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो सर 7 8 जा 56 होता है, कितना बच गया सर, ये हो गया 11 में से 6 गया तो 5 बच गया। तो जो 61 डेज है उसके बाद, तो इसमें जब आप 61 डेज को ऐड कर रहे हैं तो आपने लिखा यहां पे प्लस 61 डेज, इसके दो हिस्से हो गए, एक तो हो गए आपके 8 वीक्स और 5 ऑड डेज। अब देखो यहां पे क्या होगा, क्योंकि आपने इसको 8 वीक में डिवाइड कर दिया, जो आपका यहां पे जो भी नंबर ऑफ डेज था, तो इन 8 वीक्स की साइकिल पूरी होगी, तो इन 8 वीक्स के बाद मंडे को वापस नया दिन हो जाएगा। ये क्लियर है? तो इन 8 वीक की हमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये अपनी साइकिल में पूरी तरीके से वो है, अपने साइकिल में पूरी तरीके से फिट बैठ गए हैं, तो इनकी हमें टेंशन नहीं लेनी है। अब हमें बचे हुए 5 दिन की टेंशन लेनी है। तो भाई मंडे के बाद आपने कितने दिन बोला, 5 दिन बोला, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 दिन एक्स्ट्रा है, ऑड है। तो भैया मंडे से कहानी शुरू हुई थी आपके 61 डेज में, जो 8 हफ्ते थे वो घुमा के साइकिल को मंडे तक ले आएंगे। अब हमें बचे हुए 5 दिन की चिंता करनी है। तो भैया एक दिन हो जाएगा ट्यूसडे, एक दिन हो जाएगा वेडनेसडे, एक दिन हो जाएगा थर्सडे, अगले दिन फ्राइडे, और फिर निकलते निकलते लास्ट में 5वें दिन आ जाएगा सैटरडे, ठीक है। तो 61 दिन बाद जो दिन हमारे पक्ष में होगा वो होगा सैटरडे। इज दिस क्लियर? कैसे कैलकुलेट किया? बिल्कुल सर, हमने जो वीक्स थे उनको, जो दिन थे जितने हमें चाहिए थे उनको हमने वीक्स में डिवाइड किया, ठीक है, जिससे हमें पता चला कि 61 दिन में 8 तो हफ्ते हो जाएंगे। तो वो अलग हो गए। क्यों? क्योंकि हफ्ते में जब साइकिल पूरी होती है तो वापस मंडे से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो फिर हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। हमने फिर ये देखा कि अच्छा एक्स्ट्रा कितने दिन हो रहे हैं, ऑड डेज कितने हो रहे हैं, जो कि हफ्ता नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे 5 दिन है। तो उन 5 दिन को हमने काउंट किया, मंडे से कहानी शुरू हो रही थी, 5 दिन अगले, तो मंडे के बाद वाला दिन ट्यूसडे से शुरू होकर फ्राइडे तक, सैटरडे तक गया, और वही हमारा आंसर हो गया कि भैया 61 दिन बाद सैटरडे होगा। क्लियर है ये? हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन को हम क्लियर करते हैं, सवाल यहां पे समाप्त होता है। अब देख लो अगला सवाल है अपना कि भैया इफ द सेकेंड डे ऑफ ईयर ऑफ अप्रैल मंथ इज फ्राइडे, ठीक है, अप्रैल का दूसरा दिन, तो सेकेंड डे मतलब क्या होगा भैया, तारीख। साल हमें दिया नहीं है तो उसकी टेंशन नहीं है। तो अप्रैल 2 को ये लोग कह रहे हैं कि फ्राइडे है। कौन से ईयर में? तो ऐसे बहुत सारे ईयर होंगे जब अप्रैल 2 को फ्राइडे होगा, ठीक है। देन फाइंड द लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने का आखिरी दिन। अब मैंने गिनना चालू किया, तो भैया देखो ऐसा है कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं, तो सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन। इसमें से 2 दिन आप ले गए तो 28 दिन ये हो गए, ठीक है। प्लस इसमें अपन ने जोड़ देना है 31 दिन, जो कि है मई के महीने में, क्योंकि हमें मई का लास्ट डे चाहिए। नेक्स्ट मंथ अप्रैल के बाद कौन सा होता है? मई होता है, आप सबको पता है, और मई में 31 दिन होते हैं। तो 8 और 1 9, 4 और 3 और 2 5, 59। अब इस 59 को हम वीक्स और ऑड डेज में डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड किया, 7 से कितना जाएगा सर? 7 8 56, ठीक है, और 3 दिन एक्स्ट्रा। अब फ्राइडे के बाद 3 दिन गिनो, 1 2 3, तो भैया फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे और फिर मंडे होगा आपका आंसर। क्लियर है ये बात? जी सर। चलिए स्क्रीन की सफाई एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज द डे ऑन 29 नवंबर 1972। तो पिछले सवाल के मुकाबले ये सवाल थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक लेवल ऊपर है, क्योंकि पहली बात तो पिछले सवालों में हम लोग बहुत छोटा छोटा देख रहे थे। पहले 61 डेज देखे कहां गया हमारा सवाल, हाँ तो ये रहा 61 डेज देखा,
फिर नेक्स्ट मंथ का लास्ट डे देखा तो बेसिकली 30-32 दिन में आप काम कर सकते हो। 30 और 5 कितना हुआ, 3 तो 5, 60 दिन के अंदर अंदर दोनों सवाल निपट गए, 60-61 दिन। यहाँ पे आपको कुछ रेफरेंस नहीं दिया है, आपको 0 से शुरू करना है, ठीक है। मतलब सबसे पहली सेंचुरी का सबसे पहला दिन, जो कि हम क्या अज्यूम करते हैं, मंडे होता है, ठीक है। वहां से आपको कैलकुलेशन शुरू करके उसके बाद आपको फिर अपने आंसर तक पहुंचना है। अब देखो इसमें हम लोग शुरू कैसे करेंगे, शुरू हम करेंगे हमारी सेंचुरी से, ठीक है, कि 1972 से पहले आती है 19th सेंचुरी, ठीक है। और अब हमें यह पता लगाना है कि जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी तब कौन सा दिन था, या अगर मैं ऐसे कहूं कि तब कितने ऑड डेज थे। अब आप कहोगे कि सर ये 4 से डिविजिबल है, कौन सा नंबर, जो 19th सेंचुरी का नंबर है 1900, जब से 19th सेंचुरी का प्रारंभ माना जाएगा, तो सर ये तो डिविजिबल बाय 4 है। अब देखो ये डिविजिबल बाय 4 है, इतना अकेला काफी नहीं है। ऐसे 0-0 वाले ईयर्स में हमेशा क्या देखा जाता है सर, हमेशा ये देखा जाता है कि क्या वो 0 मतलब जो ये 1900 है वो 400 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। अगर ये 400 से डिविजिबल है तब आप उसको सेंचुरी लीप ईयर बोलते हैं, अन्यथा नहीं बोलते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अभी क्लियर हो गया जी सर। तो चलिए, तो पहले हम 19वीं शताब्दी तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने ऑड डेज हो सकते हैं। हम लोग एग्जैक्ट दिन नहीं काउंट करेंगे क्योंकि फिर हमें वो बाद में बहुत बार करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जो भी ऑड डेज होंगे उनको कलेक्ट करते जाएंगे और बंडल में बांधते जाएंगे, फिर जो लास्ट में बचेगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए जरा 1900 को देखिए, इसके 2 हिस्से होंगे, ठीक है। 1900 के 2 हिस्से, मतलब 1900 तक अगर मैं ईयर्स के मामले में बात करूं कि ऑड डेज वाला जो हमारा हिसाब है उसमें बात करूं, तो देखोगे यहां पे आप समझोगे कि 1900 के 2 हिस्से, एक हिस्सा हो गया आपका 1600 और उसके बाद 3 ईयर्स, 300 ईयर्स, माफ कीजिएगा सर। लेकिन आपने इसको 1600 और 300 में क्यों बांटा, क्यों ना इसको हम 1800 और 100 बोल दें, क्यों ना हम इसको 1700 और 200 बोल दें। ये आपने एग्जैक्टली 1600 और 300 में क्यों बांटा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा पीछे। ये देखो यहां पे हमने क्या लिखा है, इन 400 ईयर्स, हर 400 सालों में हमारे 0 ऑड डेज हो जाते हैं। तो इस लॉजिक के हिसाब से हमारा जो 1600 है उसमें कितने ऑड डेज हो जाएंगे, तो यहां पे मैं बेसिकली ऑड डेज को मिनिमाइज करने का प्रयास कर रहा हूं। तो 1600 में 0 ऑड डेज, ये क्लियर हो गया जी सर। तो हमने लिखा 1600 में 0 ऑड डेज, क्लियर, ठीक है। और उसी स्लाइड में, उसी स्टेटमेंट के ऊपर एक स्टेटमेंट था जिसमें कुछ और भी लिखा हुआ था कि 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होता है। तो मेरा ये जो विभाजन करने का मकसद है वो यही है कि मैं ऑड डेज पता लगा सकूं। चलिए, तो हमने यहां पे कहा 1 ऑड डे। तो अब तक हम 19वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं और हमें यह समझ में आ रहा है कि 19वीं शताब्दी में 1 ऑड डे था। तो अगर कोई चेक करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका 1900 जो ईयर है जो शुरू हो रहा है उसके बाद जो पहला दिन आएगा वो दिन होगा ट्यूसडे, ठीक है, क्योंकि एक और दिन है। तो मंडे के बाद नेक्स्ट डे इज ट्यूसडे। इज दिस क्लियर जी सर। चलिए, अब हमको 1900 के अंदर घुसना है क्योंकि हमें 1972 तक जाना है, ठीक है। अब देखो 1972 चल रहा है, तो पहले हम कितने ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं उनकी चर्चा करेंगे, उसके बाद जिस पे जो ईयर चल रहा है उसकी बात करेंगे। तो हम यहां पे अब काम करेंगे 71 ईयर्स की बात करेंगे, ठीक है, जो कि हमें 19th सेंचुरी में 71 ईयर्स अंदर घुसना है, ठीक है। 1972 चाहिए तो पहले 1971 कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही 72 स्टार्ट होगा। 72 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 29 नवंबर तक हमें पहुंचना है, ठीक है। चलिए, अब इस 71 ईयर्स का जब आप हिसाब लगाओगे तो ईयर्स को आप लीप या नॉन लीप के हिसाब से हिसाब लगाते हो, है ना। तो 71 ईयर्स में 17 होंगे लीप ईयर और 54 होंगे आपके नॉन लीप ईयर्स। ये क्लियर है जी सर। मैंने क्या बोला,
मैंने कहा 17 आपके लीप ईयर्स होंगे, इन 71 में 17 आपके लीप ईयर हो जाएंगे। मैं LY लिख रहा हूं यहां पे और यहां लिख रहा हूं OY, ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, अब इन 17 लीप ईयर में हर साल 2 आपके ऑड डेज, ठीक है, यहां पे हो गए ऑड डेज को लिखा मैंने OD, और हर ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे। ठीक है, तो कुल मिला के यहां टोटल हो गए 17 दूनी 34 ऑड डेज, और फिर यहां हो गए 54 ऑड डेज। तो इन 70 इयर्स में इन टोटल आपके पास 88 ऑड डेज आने चाहिए। ये क्लियर है? लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है इन ऑड डेज को मिनिमाइज करना बाय मेकिंग देम इनटू बंडल ऑफ 7। तो अब 77 ऑड डेज को जब आप 7 के बंडल में बांटोगे तो आपके पास आ जाएंगे कितने? तो भैया देखो, ध्यान से देखना जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 88 को जब आप देखोगे 7 से डिवाइड करके तो 7 1 जा 7 और 18, 7 2 जा 14, तो हो गया यहाँ पे कितना? 84 बेसिकली। 84 को जब आप डिवाइड माइनस करोगे यहाँ से तो आपके पास 4 ऑड डेज बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 19th सेंचुरी में 1 ऑड डे बच रहा था, उसके अंदर जो 71 ईयर्स थे वहां पे 4 ऑड डे बच रहे हैं, 40 नहीं है वो 4 ऑड डेज हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, चलो 4 ऑड डेज। क्लियर है ये? अब हम इन ऑड डेज की जो कैलकुलेशन है उसको और फर्दर लेके जाएंगे इन द गिवन ईयर, मतलब अब हम 1972 के अंदर जाएंगे। अब 1972 के अंदर जब आप शुरू करोगे घुसना तो पहली बात तो ये कि 1972 एक लीप ईयर है। क्या है भैया? लीप ईयर है। तो जब आप इसके डेज काउंट करोगे आप हर एक महीने में, तब आपको फिर धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगी कितने ऑड डेज हो रहे हैं। अब जैसे यहां पे आप गिनना शुरू करोगे तो जनवरी में आपके पास 3 ऑड डेज, ठीक है, फरवरी में आपके पास क्योंकि लीप ईयर है तो 1 ऑड डे, अन्यथा 0 होता क्योंकि एग्जैक्ट 28 डेज होते। ठीक है, उसके बाद मार्च में आपके पास हो जाएंगे 3 ऑड डेज, अप्रैल में आपके पास हो जाएंगे 2 ऑड डेज क्योंकि 30 का महीना है। ठीक है, मई में आपके पास फिर से 3 ऑड डेज। ठीक है, जून में आपके पास कितने थे? सर जून में हमारे पास 2 ऑड डेज क्योंकि ये भी 30 का महीना है। ठीक है, उसके बाद जुलाई में 3 ऑड डेज, अगस्त में कितना? तो सर अगस्त में हो गए 3 ऑड डेज, सितंबर में 2 ऑड डेज। आपको कैसे पता सर? 30 दिन डिवाइड बाय 7, तो 4 हफ्ते पूरे हो गए, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अक्टूबर में आपके पास हो गए 3 ऑड डेज, और नवंबर जिसमें हम लोग जा रहे हैं उसमें हमें 29 तक जाना है। ठीक है, तो यहां पे देखो 28 तक हो गए आपके पास, एक और दिन, एक भी और दिन होगा बिकॉज 28 मतलब पूरा बंडल हो गया। तो 29 नवंबर तक अगर हम देखेंगे तो 1 और दिन। वैसे अगर मैं नवंबर का महीना पूरा देखूंगा तो 2 और डेज मिलेंगे, 29 और 30th, पर यहां पे क्योंकि मुझे 29 नवंबर पे ही रुकना है तो फिर मैं क्यों उसमें एक्स्ट्रा 2 और डेज रखूंगा, मैं एक ही रखूंगा, वो है 29 स्वयं। अब अगर मैं इसको टोटल करूं तो ये कितना आएगा? तो सर 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 16 3 18, 18 के बाद 2 20 2 22 2 24 और ये 2 मिला के हो गया 26। ठीक है, इसको भी मैं फिर 7 से डिवाइड करूंगा। जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 या 21, तो 5 और डेज आया। ठीक है, तो अब यहां पे आपको समझना है कि इस पूरी कैलकुलेशन से मुझे ये दिखा कि अकेले 1972 में 5 ऑड डेज हैं। ठीक है, तो यहां पे समझो आप क्या लिखूंगा मैं यहां पे, ये ईयर का कैलकुलेशन पूरा हटा के कि इन 1972 5 ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज, तो 5 ऑड डेज कहां तक? टिल इन 1972 और टिल 29th ऑफ क्या है अपना, 29th ऑफ नवंबर। तो 1972 के अंदर 29th नवंबर तक 5 ऑड डेज का हिसाब किताब बन रहा है। ठीक है, अब यहां पे टोटल ऑड डेज क्या हो जाएंगे? तो सर टोटल ऑड डेज हो जाएंगे, अगर आप देखोगे ऐसे, तो पहले 19वीं शताब्दी का 19th सेंचुरी का 1 ऑड डे। ठीक है,
उसके बाद फिर 1971 तक, 1971 तो आप लिखोगे टिल 1971। आपके जोड़ दिए अपन ने कितने, आपके जोड़ दिए अपन ने 4 ऑड डेज, राइट, यस। और ठीक है, फिर इन 1972 आपने जोड़े कितने, आपने जोड़े 5 ऑड डेज, तो यहां पे आप लिखोगे टिल 19th सेंचुरी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 19वीं शताब्दी तक 1 ऑड डे, 1971 तक 4 ऑड डे और 1972 में 5 ऑड डे। टोटल हो जाएगा यहां पे, टोटल हो जाएगा 10 ऑड डेज। जैसे ही मैंने नंबर को 7 के पार जाते देखा, मेरे को ये समझ में आ गया कि एक और बंडल बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे टोटल ऑड डेज कितना हो जाएगा, तो कुल मिला के टोटल ऑड डेज हो जाएंगे 3। क्यों भैया, -7 कर दोगे क्योंकि 7 का एक बंडल बन जाएगा, तो 3 दिन। ठीक है, हमेशा जब कुछ ना दिया हो तो हम क्या मानते हैं, पहला दिन क्या होगा, पहला दिन होगा मंडे, दूसरा दिन होगा ट्यूसडे और तीसरा दिन होगा वेडनेसडे। अब क्योंकि यहां पे 3 और डेज की बात हो रही है, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए कि 29 नवंबर 1972 को वेडनेसडे था। इज दिस क्लियर? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप नहीं बोल रहे हो, ये पूरा कैलकुलेशन करके हमने निकाला है, ये हमने कहीं से गूगल नहीं किया है भैया। गूगल करोगे आपको तुरंत 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में गूगल कहां चलाओगे, है कि नहीं? तो व्हाट इज द कैलकुलेशन, ये पूरी आपकी कैलकुलेशन है। थोड़ा समय लंबा लगता है, लेकिन जब एक बार आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, इसकी फ्लो में आ जाओगे, तो फिर आपको याद रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको याद हो गया होगा कि भैया 29 नवंबर तक कितने ऑड डेज होते हैं, या हर महीने में कितने ऑड डेज होते हैं, उनको ऐड करने पे कितना आएगा। तो किसी भी तारीख पे कहीं से भी पहुंचना हो तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये यहाँ पे? जी सर बिल्कुल। चलिए, आपकी बात मानते हुए हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल 4 है हमारा, जो कह रहा है कि 4 अक्टूबर 1986 को क्या दिन था, सैटरडे था। व्हाट वुड बी द डे ऑन 10th अप्रैल 1991? तो आपको 1986 से कहां तक जाना है, आपको 1986 से जाना है कहां तक, अपने 1991 तक। ठीक है, अब इसको कैसे आप करोगे, तो देखो इसमें थोड़ा सा हमें ईयर बाय ईयर चलना पड़ेगा। ठीक है ना, अब कैसे, तो देखो आपने लिखा 4 अक्टूबर 1986, चलिए क्या किस दिन था, इस दिन था सैटरडे। अब आपको मूव कहां तक करना है, आपको मूव करना है 10th अप्रैल 1991 तक। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर 1986 से 1991 तक जाना है। ठीक है, तो आप देखोगे तो 1990 पे 4 साल पूरे हो रहे हैं, और हर 4 साल में कितने ऑड, लीप ईयर में कितने होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। पर मेरे भाई वो तब जब 1986 एक लीप ईयर हो तो। ठीक है ना, तो पहले तो ये चेक करो कि क्या 1986 एक लीप ईयर है, और वो मैं कैसे चेक करूंगा, तो वो मैं चेक करूंगा 4 से डिवाइड करके। 4 4 जा 16, 19 में से 16 गया तो यहाँ पे 3 बचेगा 38। ठीक है, कितना बच गया, तो सर ये हो गया 4 9 जा 36। अब आप यहां पे करोगे 8 में से 6 गया तो 2, 26 बच रहा है। तो ये 26 डिविजिबल नहीं है, मतलब 1986 आपका लीप ईयर नहीं है। हो सकता है 1988 होगा, पर 1986 तो नहीं है लीप ईयर। तो अब सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखो यहां पे देखो ध्यान से, 4 अक्टूबर 1986 से लेकर, अगर मैं ज्यादा नहीं केवल 1 साल मूव करूं, ठीक है, केवल 1 साल मूव करूंगा 4 अक्टूबर 1987 तक। क्या आप मुझे बता सकते हो 4 अक्टूबर 1987 को कौन सा दिन होगा? सर क्योंकि 86 और 87 के बीच में लीप ईयर नहीं पड़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ डेज 30 कितने रहेंगे, 365 रहेंगे, और एक नॉन लीप ईयर में एक ऑड दिन होता है, तो 86 से 87 के बीच में हमारे पास एक ऑड डे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या काउंट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बेसिकली ऑड डेज काउंट कर रहा हूं। मैं नहीं लिख रहा कौन सा दिन होगा 4 अक्टूबर 1987 को, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
पर मैं यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा कि कितने ऑड डेज हो रहे हैं, ठीक है। अब 4 अक्टूबर 1987 से अगर आप गिनना चालू करोगे, ठीक है, कहां तक, 4 अक्टूबर 1988 तक तब भी भैया लीप ईयर नहीं है 87, ठीक है। हाँ, 4 अक्टूबर 1988 वाला जो ईयर है, देखो अब उसमें 1988 आ गया, मतलब वो लीप ईयर है। आप उसको 4 से डिवाइड करोगे तो वो 4 से डिवाइड होगा। तो अब यहां पे आपको थोड़ा सोच समझ के लिखना है, ठीक है। हर एक साल में आपको पूरा एवेल्युएशन करके बताना है। तो अगर आप देखोगे 1988 की चर्चा करोगे तो मतलब भैया ये तो 4 से डिविजिबल है जहां तक मुझे पता है। 38 4 9 जा 36, 2 बच रहा है 28, 4 7 जा 28, जी हाँ बिल्कुल डिविजिबल है। तो इसका मतलब 1988 के फरवरी माह में 29 दिन थे, ठीक है। तो मतलब 1988 अक्टूबर में अगर आप देखोगे यहां तक 2 ऑड डेज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 366 हो गए, लीप ईयर हो गया, तो एक एक्स्ट्रा ऑड डे और जुड़ेगा। ऐसे ही 4 अक्टूबर 1988 से यहां पे आप देखोगे 4 अक्टूबर 1989 में कितने हो गए, तो सर उसमें भी 1 हो जाएगा क्योंकि ये तो लीप ईयर है नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप जोड़ोगे अक्टूबर 1989 से। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर 1990 लास्ट में 0 आ रहा है, ये पक्का 4 से डिविजिबल होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 4 से डिविजिबल होगा ही। चलिए अब यहां से आपका मामला थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है संजीदा। काहे कि भैया आप 1990 में प्रवेश कर चुके, अगर आप एक पूरा ईयर कूदेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 4 अक्टूबर 1991 तक, लेकिन आपको तो 10 अप्रैल तक ही जाना है, ठीक है। तो यहां से आपने गिना 2 3 4 5, है ना। तो ये आपके 1990 तक 5 ऑड डेज आ गए। कितने आ गए? 5 ऑड डेज। अब हमारी कहानी शुरू होती है 1990 से लेकर हमें जाना है 1991 तक। इतनी मेहनत तो भैया करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहां देखो, सबसे पहले बात करो अक्टूबर की, तो यहां पे हम बात करेंगे अक्टूबर की। तो अक्टूबर में 1990 के 4 अक्टूबर तक हमने काउंट कर लिया। अक्टूबर में वैसे दिन कितने होते हैं सर? वैसे दिन होते हैं 31, ठीक है। उसमें से 4 काट दो तो हो जाता है कितना? 31 में से 4 गया तो 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, मतलब 27, ठीक है। तो मतलब अक्टूबर में आपके पास हो जाएंगे 21 और 6 27, तो 6 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है, पूरे पूरे। नवंबर में क्योंकि 30 का महीना होता है तो भैया 2 दिन आपके ऑड। दिसंबर में 31 का महीना होता है तो 3 दिन। जनवरी अगले साल का 91 का, तो भैया आपके पास होगा 91 में भी 3 ऑड डेज। फेब्रुवरी क्योंकि यहाँ पे नॉन लीप ईयर का है, 1991 का है, 28 दिन तो 0, ठीक है। मार्च में आपके पास कितना है सर? मार्च में आपके पास 3 दिन का ब्रैकेट होता है ना। 31 जनवरी में, सॉरी मार्च में 31 दिन, तो 28 के बाद 29 30 31। अब क्या बच गया? अब आ गया अप्रैल, जिसके अंदर हमें जाना है कुछ दिन तक। कितने दिन है भैया अप्रैल में? बोल रहा है 10 अप्रैल, तो 10 दिन, ठीक है। 10 दिन मतलब या तो आप 10 लिख लो या आप इसमें से 7 हटा के 3 लिख लो, बात बराबर ही है कि 7 दिन का बंडल बन गया, बचे हुए 3 दिन। तो 5 ऑड डेज ये थे। अब ये हम गिन लेते हैं, तो देखो 3 6 9 12, 12 और 6 और 2 8 हो गया। यहां पे आप देखोगे तो 20 ऑड डेज आए इन महीनों से। 5 और 20 हो गए टोटल ऑड डेज आपके, टोटल हो गए आपके 25, ठीक है। इन 25 दिन को जब हमने किसमें बांटना शुरू किया? फिर से 7 के बंडल में, तो हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी, फाइनल जो ऑड डेज निकलेंगे जो हमें कैलकुलेट करने हैं वो हो जाएंगे कितने? 25 में से 7 गया, 7 या 21, 22 23 24 25, 4 दिन। तो कुल मिला के 4 दिन का मामला यहां पे फंस रहा है। अब 4 दिन का मामला फंस रहा है। अक्टूबर यहां पे था सैटरडे, सैटरडे के बाद 4 दिन अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4, तो मतलब संडे अपना मंडे, तो संडे हो गया यहां पे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। तो आपका आंसर होना चाहिए कि भैया आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए कि 10 अप्रैल 1991 को
वेडनेसडे पड़ेगा। इज दिस क्लियर? जी सर। कैसे आप ईयर बाय ईयर अंदर घुसते हैं, फिर एकदम नजदीकी पहुंच जाते हैं अपने फाइनल आंसर के, फिर उसमें मंथ वाइज अंदर घुसते हैं, फिर डेट वाइज अंदर घुसते हैं, उसके बाद आपको आपका आंसर मिलता है और डेज का एक समीकरण बनाने के बाद। क्लियर है ये बात? तो कुल मिला के हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 10 अप्रैल 1991 को वेडनेसडे का दिन होगा। हमने ये कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। थोड़ा सा समय लगा, लेकिन इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना क्विकली आप इन चीजों को यहां पे एवेल्युएट कर पाओगे। चलिए, स्क्रीन क्लियर, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला थोड़ा भयानक सवाल देखते हैं, जिससे कि थोड़ा सा अपन को लगे कि कुछ बढ़िया भी काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखो सवाल कह रहा है कि यदि 15 फरवरी 2010 को मंडे था, तो बताइए 10 जनवरी 2006 को कौन दिन था? तो अब तक के जितने सवाल थे उसमें हम आगे की बात कर रहे थे कि भविष्य में आने वाला दिन कौन सा होगा। यदि गिवन डे ये है तो यहां पे आपको कार्य क्या करना है? उल्टा करना है। मतलब आपको भविष्य का दिन दिया है, मतलब अगर मैं 2006 के हिसाब से बात करूं तो भविष्य का दिन दिया है, आपको 2006 तक आना है। तो क्या उल्टी कैलकुलेशन करेंगे? नहीं, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। देखो, मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन रास्ता ऐसा है कि आपको थोड़ा सा रिवर्स करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब या तो पूरी रास्ता, मान लो आपको ऐसा कुछ करना है कि ये आपका रास्ता है, ए से बी आपने जाना है, लेकिन रास्ता कुछ ऐसा है कि जब आप ए से बी जाएंगे तो यहां पे बीच में आपको सी पार्ट पे आना है, जो कि थोड़ा सा रिवर्स करके आएगा। तो या तो आप ये कर लो कि यहीं से गाड़ी रिवर्स में चलाओ, सी तक पहुंच जाओगे, या फिर आप ए से लेकर बी तक सीधे जाओगे, फिर थोड़ा सा रिवर्स करोगे, है कि नहीं? तो अब समझदारी वाली बात यह है कि सर जहां पे थोड़ा सा रिवर्स करना है, क्योंकि रिवर्स करते समय मतलब बैकवर्ड जाते समय हमारे पास हमारा कंट्रोल थोड़ा कम रहता है, तो रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए जितना कम रिवर्स आना पड़े उतना बेहतर है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ जी सर। तो यहां पे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हम शुरू यहीं से करेंगे 2006 से, और हम पहुंच जाएंगे जनवरी, ये जो 15 फरवरी 2010 तक, फिर थोड़ा सा रिवर्स लेके अपनी कैलकुलेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, शुरू में कहां से कर रहा हूं? मैं शुरू कर रहा हूं 10 जन 2006 से। क्या 2006 एक लीप ईयर है? नहीं सर, 2004 था, फिर 2008 होगा। ठीक है, तो देखो 10 जन 2006 से मैं काम करता हूं, थोड़ा सा अपने टाइम लिखता हूं ताकि जल्दी से काम हो जाए। तो भैया 10-1-0-6 से अगर आप देखोगे, अब ये हो गया स्पीड अप करने वाली बात। ठीक है, आप कहोगे 10-1-7 तक, एक पूरा साल, कितने और डेज? एक, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। 10-1-2007 से लेकर, ठीक है, अगर आप जाओगे 10-1-2008 तक। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे सर 8 आ गया, लीप ईयर। मेरे भाई 10-1-2008 आया है, अभी फरवरी का महीना आया नहीं है, तो लीप ईयर का जो 29वां दिन होता है वो फरवरी में आता है। तो ये नहीं कि हर कहीं ऐड कर दो, थोड़ा सिस्टमैटिक वे में करना है। अब जब आप 10-1-2008 से गिनना चालू करोगे, तब बीच में पक्का लीप ईयर फंसेगा, और तब आप बेशक जोड़िए यहां पे 2 साल, लेकिन यहां 2 दिन ऑड वाले। ऊपर मत जोड़ने लगना भाई, क्योंकि ऊपर हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि वहां पे लीप ईयर शुरू हुआ है जस्ट अभी। आप तो लीप ईयर का वो इंपॉर्टेंट डे आने से पहले, भाई लीप ईयर को डिफाइन कौन करता है? फरवरी का 29वां दिन, तो वो आने तो दो, उसके बाद तो बात करना। फिर 10-1-2009 से मैं 10-1-2010 तक भी जाऊंगा, क्योंकि मुझे 15 फरवरी तक जाना है। ठीक है, तो यहां पे हो गया अपना 1 दिन। अब यहां पे आ जाओ आप जनवरी के अंदर। ठीक है, जनवरी के अंदर वैसे तो होते हैं 31 दिन, माइनस आप 10 दिन ये कर दोगे, बचे आपके पास 21 दिन। तो मतलब आपके ऑड डेज कितने हो गए? 21 डिवाइड बाय 7, तो 0 ऑड डेज। ठीक है, और फेब में कहां तक जाना है आपको? फेब में आपने जाना है 15 दिन तक। ठीक है, तो अगर आप उसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 1। अब यहां पे देखो ऑड डेज कितने हुए ये बताओ। तो ऑड डेज हुए यहां पे अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6, 6 ऑड डेज। तो 6 दिन हमारे ऑड हो गए, लेकिन हम
2010 का दिन जानते हैं, 2006 का हमें निकालना है, तो हमें रिवर्स जाना पड़ेगा। तो हमने पूरी जर्नी तो सीधी ट्रैवल की, अब बस लास्ट वाले हिस्से के लिए मैं रिवर्स जाना चाहूंगा। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। तो अब जब रिवर्स जाना आप शुरू करोगे तो यहां समझो, आपने उल्टा जाना है 6 दिन। तो अब आपका आंसर क्या होगा सर? उल्टा जाना शुरू करेंगे तो सबसे लास्ट होगा संडे, फिर आएगा सैटरडे, फिर आएगा फ्राइडे, है ना, फिर आएगा थर्सडे, और उसके बाद यहां पे आएगा वेडनेसडे, और ये हो जाएगा ट्यूसडे। तो आपका जो 6th डे है, जो 6वां और दिन है, वो आपका आंसर होगा। तो यहां पे आपने हाईलाइट कर दिया ट्यूसडे। तो कुल मिला के हम यहां पे क्या बोलेंगे कि भैया जो 10 जनवरी 2006 है वो है ट्यूसडे। इज दिस क्लियर? 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन है? ट्यूसडे है भैया। तो देखो, या तो आप पूरा रिवर्स जाते, कहां से? 2010 से उल्टा जाते जाते तब जाके आप पहुंचते कहां तक? जनवरी 2006 तक, ठीक है, 10 जनवरी तक। तो उसमें पूरा रिवर्स जाने में रिस्क ज्यादा है, भय ज्यादा है। यहां पे मैंने क्या किया, पूरी जर्नी सीधी ट्रैवल की, बस लास्ट वाला जो हिस्सा था, क्योंकि मुझे कुल मिला के पता क्या करना होता है। देखो, किसी भी जर्नी में, खासकर कैलेंडर वाले क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होता है ऑड डेज कितने हैं। तो आपने जैसे ही ऑड डेज पता लगा लिया, उसके बाद काम आपका हो गया। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये सवाल हो गया। चलिए, इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, और हमारा सवाल नंबर 5 समाप्त। यहाँ पे क्या नया था, हमने जर्नी तो पूरी उल्टी की, लेकिन लास्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा हम रिवर्स गए, जिससे हमें हमारा जो उल्टा कैलेंडर निकालना था, उल्टा कैलेंडर मतलब भविष्य की डेट दी और भूतकाल की निकालनी है, तो वो हम यहाँ पे निकाल पाए। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, मंडे फेल ऑन विच डेट्स ऑफ जून 2003। कुछ नहीं पता है हमें, बस हमें ये बोला है कि भैया जो 2003 का जून का महीना है, उसमें किस किस तारीख को मंडे आएगा, ये बताओ। ठीक है, तो अब इसमें कहानी कहां से शुरू होगी? कहानी शुरू होगी आपकी 20th सेंचुरी से। पहले इस सेंचुरी को चेक करो। 20th सेंचुरी को यदि मैं देखूंगा, मतलब यदि मैं 2000 की बात करूं, तो ये 400 से डिविजिबल है। ठीक है, और हर 400 सालों में लीप ईयर कितने आते हैं? जो हमारा कैलेंडर लीप ईयर होता है, या सॉरी सेंचुरी लीप ईयर जो होता है हमारा, जो कि हर 400 साल में आता है, उसमें 0 ऑड डेज होते हैं। तो यहां पे लिखा आपने 0 ऑड डेज। ये क्लियर है? जी सर। चलिए, अब 2000 तक का मामला निपट गया। अब आ जाओ 2001 पे। 2001 सेंचुरी का पहला साल, क्या है? लीप ईयर नहीं है, तो 1 ऑड डे। 2002 है इवन, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, तो भैया क्या नहीं है? ये लीप ईयर नहीं है, तो ये भी हो गया 1 ऑड डे। 2003 के अंदर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो 2002 तक हो गए कितने? 2 ऑड डेज। ठीक है, अब इनसाइड 2003 हमें एंटर करना है, तो हम गए इनसाइड 2003। अब इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें आपको जून के महीने तक जाना है। ठीक है, तो यहां से देखो, इनसाइड 2003 जनवरी में आप देखोगे 3, ठीक है, फरवरी में आप देखोगे, क्योंकि लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है, तो 0। मार्च में आप देखोगे यहां पे कितना? तो सर मार्च में हो जाएगा आपका 3। अप्रैल में आपका हो जाएगा 2। ये मैं क्या लिख रहा हूं? ऑड डेज लिख रहा हूं भैया, ध्यान रखना। ठीक है ना, ऑड डेज लिख लिख के हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अप्रैल के बाद मई में हो जाएगा यहाँ पे आपके पास कितने ऑड डेज? सर मई में होता है 31, तो 3 ऑड डेज। तो अब मेरा मकसद है यहाँ पे मैं कि जून 1 को कौन सा दिन है ये पता लगाऊं, क्योंकि अगर मुझे जून 1 का दिन मालूम चल जाएगा तो फिर मुझे पूरा महीना पता चल जाएगा आसानी से। ठीक है, इसलिए मैंने जून यहाँ पे नहीं काउंट किया, क्योंकि मुझे जून के अंदर जाना है, जून के पार नहीं। ठीक है ना, चलो यहाँ देखो, कैलकुलेट करोगे आप तो टोटल ऑड डेज कितने बन रहे हैं आपके यहाँ पे? तो सर हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे हो रहा है, देखिए 2। ठीक है, पेन बाबू थोड़े से खा पी के आओ, मोटे हो जाओ। चलिए, तो ये होगा 1 2, फिर 3 3 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 हो गया कितना? 11 और 2 कितना हो गया सर? 11 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 13।
13 मतलब हो जाएंगे आपके पास कितने, 13 मतलब आपके पास हो गए 6 ऑड दिन, ठीक है। तो जून की 1 तारीख को 6 ऑड दिन पूरे होंगे। मतलब जून की 1 तारीख को यदि मैं देखूं तो भैया आपके जो 6 ऑड डे हैं उसका यदि मैं हिसाब लगाऊं तो मुझे फिर मिलेगा जून के महीने का पूरा कैलेंडर। तो 6 ऑड डे के हिसाब से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और 6वां ऑड डे हो गया आपका सैटरडे। तो इसका मतलब साफ है जून 1 को 6वां ऑड डे स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब यहां पे आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये है अपना जून 1। ये क्लियर आ गया, ये समझ में आ गया। मैंने जून से पहले पहले जितने ऑड दिन थे उन सबको लपेटने का प्रयास किया। सबसे पहले मैंने लीप ईयर ढूंढ के, इनफैक्ट जो हमारा 400 सालों वाला लीप ईयर होता है वो ढूंढ के ऑड डेज को 0 कर दिया। तो 2000 तक का मामला समाप्त हो गया। अब 2001 से शुरू किया अपन ने, तो 2001 में 1 ऑड डे, 2002 में 1 ऑड डे, और फिर 2003 के अंदर हम घुस रहे हैं तो उसमें मंथ वाइज हमने घुसना शुरू किया। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक। जून में नहीं गए क्योंकि जून के अंदर हमें पता लगानी इंफॉर्मेशन, तो जून के अंदर जाएंगे हम, जून के पार नहीं। तो जून के अंदर घुसना है मतलब मई तक पूरा जोड़ लिया अपन ने मई तक जोड़ा तो हमारे पास 6 ऑड डे बन रहे थे ईयर वाइज और मंथ वाइज सब जोड़ जाड़ के। 6 ऑड डेज का जब हमने हिसाब लगाया तो जो 6वां ऑड डे था वो हमारा जून का स्टार्टिंग होगा। तो यहां पे कुल मिला के 6 ऑड दिन यहां निपट गए, सॉरी है ना, 6 ऑड दिन यहां निपट गए। तो कुल मिला के अब जो नया दिन होगा, क्योंकि 6 ऑड डे तो यहां तक थे मई के एंड तक, तो ये जो 6वां ऑड डे आया है ये बेसिकली आपका है सॉरी फॉर द वो क्या ये कहने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका मई 31, ठीक है, क्योंकि जो 6वां ऑड डे है वो यहां खत्म हो रहा है, ठीक है। तो जो अगला जून होगा, जून 1 जो तारीख होगी वो होगा अगला दिन, मतलब जून 1 को होगा आपका संडे। ये क्लियर हुआ यहां तक? अब तक कहीं कोई समस्या तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर एक बार फिर से 6 ऑड डे समझ में आ गए। तो 6 ऑड डे किसको थे? मई के 3 जोड़ के, है ना। तो वहां पे मई का 3 जो दिन थे वो भी जोड़ रहे थे। तो आपने कुल मिला के जो 6 ऑड डेज थे उन्हें बांटना शुरू किया, तो आपके पास ये दिखा आपको कि भैया जो 6 ऑड डे थे वो मई 31 पे खत्म हो रहे हैं और वहां पे आपका सैटरडे पड़ रहा है, ठीक है। इसी हिसाब से जो अगला दिन होगा वो भैया मई 31 के बाद क्या आएगा? जून 1 आएगा, क्योंकि कैलेंडर रुकता तो है नहीं। तो जो जून 1 का दिन है वो होगा संडे। और इसी हिसाब से हमारे सवाल के जवाब के लिहाज से जो अब हमें निकालना है, जून 2 को जो होगा वो होगा मंडे, ठीक है। अब हमें ये क्या बोल रहे हैं? हमें ये बोल रहे हैं कि आपको इस महीने के, जून महीने के सारे मंडे बताने, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे देखो सबसे पहला पड़ेगा जून 2 को, फिर पड़ेगा जून 9 को। अब ये कैसे पता आपको? सर 7 दिन की साइकिल होती है, 7 और 2 9। फिर पड़ेगा अगला 9 और 7 हो जाएगा 16, जून 16 को, ठीक है। 16 और 7 हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा जून 23 को, और 23 और 7 हो जाएगा 30, तो आंसर आएगा आपका जून 30 को। तो जून के महीने में 5 मंडे पड़ रहे हैं, जून 2 से लेकर कहां तक? जून 30 तक। इज दिस क्लियर? समझ में आया आपको? वहां पे अगर आपको जून 1 या मई 31 का कंफ्यूजन हो रहा है, जो कि इनिशियली मुझे भी हुआ था, उसका आइडिया बहुत सिंपल है कि देखो मई के आपने 3 दिन भी गिने, ठीक है। तो ये जो सारे थे ये सारे के सारे ऑड डेज थे, अलग अलग ईयर्स और मंथ्स के। इसमें जब हमने जून को स्टार्ट ही नहीं किया है तो यहाँ पे फिर 6th ऑड डे पे जून 1 नहीं आ सकता। ये मई तक की पूरी कहानी है, तो मई 31 को पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो मतलब 31 मई 2003 को होगा सैटरडे, और जून 1 को होगा संडे, उसके बाद जून 2 को हो जाएगा मंडे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर इन सारे सवालों के जवाब मैं तो कैलेंडर से निकाल सकता हूं, गूगल से निकाल सकता हूं, तो मेरे भाई एक बात का ध्यान रखना, एग्जाम में गूगल अलाउड नहीं होगा। वहां आपको सारी कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी इस तरीके से, तभी आपको टीचर पूर्ण अंक देंगे। काफी किताबों में ये देखो क्या होता है, उसमें ये मंथ के पूरे दिन लिखे होते हैं, फिर उसको ऐड करके फिर 7 से डिवाइड किया जाता है ताकि नंबर ऑफ ऑड डेज पता लगा सके। हम थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करते हैं, जो ऑड डेज की संख्या होती है किसी भी महीने में वही लिखना शुरू करते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, ठीक है। क्लियर है ये बात? हाँ जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। चलिए आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है सेशन का,
जी हाँ बिल्कुल, तो इसी के साथ हमारा सेशन होता है समाप्त। हमने कैलेंडर से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें क्योंकि ये सबके काम आता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी बात करेंगे तो। चलिए, ऐसे और लेक्चर और सेशन के लिए आप हमें यूट्यूब चैनल को हमारा जो है प्यारा सा उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एवं हमारी वेबसाइट और ऐप को रेगुलरली चेक कर सकते हैं। ये सारे बच्चे जिनकी फोटोज आपको यहाँ पे दिख रही हैं, अच्छे अच्छे परसेंटेज दिख रहे हैं, ये सब लोग हमारे चैनल के द्वारा पढ़ के अपनी पूरी शिद्दत और लगन से मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे। आप भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं जहां पे आपको मिलेगा बहुत सारा फन लर्न कंटेंट और इंपॉर्टेंट जानकारी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और स्कूल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आपको काफी अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बढ़िया से अपनी तबीयत का ध्यान रखिए और घर वालों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।